जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक, इन प्रश्नों के साथ साथ इन प्रश्नों के एक्स्ट्रा फैक्ट्स की भी जानकारी को हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे और इस प्रकार के तमाम वीडियोस चैनल पर पड़े हुए हैं। आपको डेली बाय डेली हर सब्जेक्ट की वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहते हैं। जीके जीएस हो जाए, रीजनिंग हो जाए, मैथ्स हो जाए, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के चैप्टर वाइज आपको जो है कि वीडियोस लगातार इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न में अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तुरंग, है, सैंधव, नवनीत। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी नवनीत तो बिल्कुल सही जवाब है। तुरंग, है, सैंधव, बाज, घोटक, घोड़ा, ये सारे के सारे जो है अश्व के पर्यायवाची होते हैं, जबकि नवनीत जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। बाज, घोटक, घोड़ा, तुरंग, सैंधव, है ना, ये सारे के सारे अश्व के पर्यायवाची हैं। अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बेसहारा, यतीम, अनाड़ी या निराश्रित। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी अनाड़ी तो बिल्कुल सही जवाब है। अनाड़ी जो है ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब बेसहारा, यतीम, निराश्रित ये सारे सारे अनाथ के पर्यायवाची हैं। अनाड़ी जो है वो मूर्ख का पर्यायवाची होता है, बेवकूफ़ का पर्यायवाची होता है अनाड़ी। निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन, सामिस, अथ, अंत। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी सामिस तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, निरामिष का अर्थ क्या होता है? निरामिष का अर्थ वो होता है जो व्यक्ति मांस न खाता हो या मांस से संबंधित न होता हो उसे हम कहते हैं निरामिष, और जो मांस से संबंधित हो या मांस खाता हो उसे हम कहते हैं सामिस। ठीक है। कठिन का मतलब जानते हैं, अथ का मतलब शुरुआत होता है, इति मतलब समाप्ति होती है, अथ का विलोम इति होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, बार बार पूछाता है। अंत का मतलब आप जानते हैं समाप्ति। ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? पुणे, वाराणसी, नई दिल्ली, पटना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली तो बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और 1959 में बन के तैयार हुआ था। कब? 1959 में। आपसे पूछा जाएगा सन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कब स्थापित की गई तो 1959 में की गई, और 1975 ईस्वी वो समय था जब ये इंडिपेंडेंट स्कूल हो चुका था, यानी स्वतंत्र स्कूल हो चुका था। ठीक है। तो 1959 में बना था और 1975 में स्वतंत्र हुआ था नई दिल्ली में, जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। चीफ की दावत इस कहानी के लेखक कौन है? दुष्यंत कुमार, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव या डॉक्टर देवराज। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी बी भीष्म साहनी तो बिल्कुल सही जवाब है। भीष्म साहनी जी ने 1956 ईस्वी में, कब? 1956 ईस्वी में क्या लिखी? चीफ की दावत। 1956 से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। 51, पहली 51, दूसरी 56 में लागू की गई थी। तो आप कहेंगे 51, 56, 56 से 61, 61 66 ऐसे करके। तो 1956 में चीफ की दावत ये कहानी लिखी गई थी भीष्म साहनी जी के द्वारा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार है? खिलौना नहीं है, खिलौना है, यहाँ पे रखिएगा, खिलौना। ठीक है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुक्ति, अनुप्रास या रूपक। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, जब उपमान में उपमेय का अभेद आरोप हो जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है, और जब जो है केवल तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मैं, अगर इन्होंने बोला होता कि मैया मैं तो चंद्र जैसा खिलौना लूँगा, चांद के जैसा, यानी चांद के जैसा खिलौना लूँगा, तो वहाँ पे होता उपमा अलंकार। लेकिन वो कह रहा है चंद्र खिलौना, मतलब चांद को ही, वो जो चांद रूपी खिलौना है वही खिलौना मुझे चाहिए, यानी उस चांद को ही वो खिलौना समझ बैठे हैं, तो आपने कहा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार वो अलंकार होता है जन जानो मन मानो। ठीक है। इसका एक पहचान आपको देखने को मिलता है। अनुक्ति अलंकार कहते कुछ हैं, समझा कुछ हो जाता है तो अनुक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है।
नीलगाय में कौन सा अलंकार है? तत्पुरुष, अव्ययी, कर्मधारय या द्विगु? यहाँ पहली बात तो इन्होंने गलत लिखा है, अलंकार नहीं होगा, यहाँ पे समास होगा। नीलगाय में समास इनका पूछना है, और नीलगाय में समास ये अगर पूछ रहे हैं तो आप बताइए जल्दी से कि नीलगाय में समास कौन सा होगा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ये कर्मधारय है, तो बिल्कुल सही जवाब है। नीलगाय में कर्मधारय समास होगा। देखिए समास होते हैं 6, कितने होते हैं? 6 समास होते हैं 6। 6 में से पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा होता है कर्मधारय, तीसरा होता है तत्पुरुष, चौथा होता है द्विगु, पांचवा होता है द्वंद्व और छठा होता है बहुव्रीहि। ये जो दूसरा नंबर है कर्मधारय, इसका नियम ये कहता है कि भाई जो समस्त पद होता है वो समस्त पद का पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष से होता है अगर, तो वो कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाएगा। नील गाय, नीली गाय, तो आपने कहा नीली विशेषण है, गाय विशेष्य है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध जब दिखाई दे तो आप कहते हो कर्मधारय समास है। या तो फिर है जो के समान का अर्थ जब निकले, जैसे नीली है जो गाय है ना, नीली है जो गाय, है जो का संबंध अगर निकलता है इनका विग्रह करने पर तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ये तत्पुरुष समास, जब कभी भी समास विग्रह करने पर वहाँ पे कारक का प्रयोग दिखाई दे जाए तो आप मान लीजिए कि वो तत्पुरुष समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, वो अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु समास में क्या होता है भाई? प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है, वहाँ द्विगु पर्यायवाची द्विगु समास होता है। जैसे आप कहते हैं चौराहा, तिराहा, त्रिभुज, पंचभुज, है ना, तो ये द्विगु समास होते हैं। अव्ययी भाव समास जैसे आमरण, आजीवन, भरपेट, है ना, तो ये सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाते हैं। अगला प्रश्न, आवर्तक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अप्रशस्त, अनावर्तक, परमार्थ, प्रलय। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी अनावर्तक तो बिल्कुल सही जवाब है। आवर्तक का मतलब होता है कि भाई जो बार बार आता है उसे हम आवर्तक कहते हैं, जो बार बार नहीं आता है उसे हम क्या कहते हैं? अनावर्तक कहते हैं। तो आवर्तक का विलोम अनावर्तक हो जाएगा। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा था भाई ये अनावर्तक है, इस अनावर्तक में कोई उपसर्ग लगा है क्या? तो आपने कहा बिल्कुल लगा है, और वो उपसर्ग है अन। क्या है? अन। 9 में हलंत लगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अन उपसर्ग लगा है, अन में आवर्तक लगा दिया तो अनावर्तक हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंदा बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी पंचम वर्ण का तो बिल्कुल सही जवाब है। अनुस्वार जो होता है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है, कहीं भी अनुस्वार होता है। चंदा बिंदु तो बाद में आता है, कहीं कहीं लगता है जहाँ प्रयोग में आता है, बाकी अनुस्वार जहाँ जहाँ होता है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण का मतलब क्या होता है भाई? जैसे क वर्ग है तो क का होगा अंग, अंग पंचम वर्ण है। उसी तरीके से च वर्ग में इ पंचम वर्ण है, ट वर्ग में अड़ पंचम वर्ग है, त वर्ग में न पंचम वर्ग है और प वर्ग में म पंचम वर्ण है, ठीक है। तो किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो अनुस्वार का कार्य करता है। निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? त, द, ल, य। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दंत्य उच्चारण स्थान एक तो त वर्ग में लगता है, त वर्ग का मतलब त, थ, द, ध, न, और इसके बाद ल और स, ये दोनों में क्या होता है? दंत्य उच्चारण स्थान होता है कि जब हम बोलते हैं इनको तो हमारी जिह्वा जो होती है वो दांत से टकराती है, दंत से टकराती है, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान दंत माना गया है। और ये जो य है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ माना गया है? तालु माना गया है। क्या माना गया है? तालु माना गया है, ठीक है। अब उच्चारण स्थान की बात अगर की जाए तो जो क वर्ग होता है वो कंठ से उच्चारित होता है, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, यानी ट वर्ग जब हम बोलते हैं तो हमारी जुबान बिल्कुल मुड़ जाती है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, इसलिए मूर्धन्य कहते हैं इनको, ठीक है। ट वर्ग हो गया। त वर्ग हमेशा दांत से टकराता है, त, थ, द, ध, न, इसलिए इसको दंत से उच्चारित किया जाता है, कहा जाता है। और इसका प वर्ग जो है प, प, ब, भ, म आप बोलिएगा तो वो दोनों ओठ आपस में टकराते हैं, तो इनको कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? ओष्ठ होता है। कहाँ होता है? ओष्ठ होता है, ठीक है। ये हो गए, बाकी और जो है वो सारे के सारे भी कहीं ना कहीं उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न,
तुम कब आओगे, इसमें उचित विराम का प्रयोग करें। प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, कोष्ठक या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक चिन्ह तो बिल्कुल सही जवाब है। भाई बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न कि भाई तुम कब आओगे, प्रश्न पूछ रहा है ना, बस सिंपल सी बात है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न, अच्छा इस प्रश्न में ये चूंकि विराम चिन्ह का प्रश्न है तो आपसे पूछा जाता है कि भाई विराम चिन्हों की कुल संख्या कामता प्रसाद गुरुजी द्वारा माना गया कितना है, तो आप बताते हैं 20। ये बहुत ज़्यादा पेटर्न सवाल है, बार बार पूछाता है। स्त्रीलिंग शब्द अलग करें। हुलास, हरकत, हमला, हवाला। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। हरकत स्त्रीलिंग, उसकी हरकत ठीक नहीं है, तुम्हारी हरकत ठीक नहीं है। तो हरकत के पहले जो आप जिस भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो स्त्रीलिंग में कर रहे हैं। तुम्हारी हरकत, इसकी हरकत, ठीक है, तुम्हारा हरकत नहीं कहेंगे हम, ठीक है, तो तुम्हारी हरकत। और वैसे ही हवाला, इस बात का हवाला, इस बात का हवाला, का हमने कहा ना तो ये पुलिंग होगा अपने आप में, ठीक है, इस बात का हवाला, ठीक है। हमला है ना, उन पर हमला हुआ है, हमला हुई नहीं है, हमला हुआ है, तो हमला क्या हो गया, पुलिंग हो गया। ऐसे हुलास, हुलास का मतलब उल्लास होता है, उत्साह जब होता है, खुशी होती है, तो वहाँ पे हुलास शब्द का प्रयोग करते हैं, ये भी क्या है, पुलिंग है। स्त्रीलिंग कौन सा हो गया भाई, हरकत। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 6, 3, 8, 4। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी 4 तो बिल्कुल सही, सॉरी 3 तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जो वाक्य होता है इनको दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, एक तो रचना के आधार पर होता है, ठीक है, और एक होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो रचना के आधार पर जो होते हैं वो वाक्य होते हैं 3 और अर्थ के आधार पर होते हैं 8। रचना के आधार पर 3 कौन कौन से होते हैं भाई, सरल, मिश्र, संयुक्त, ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वही होते हैं जो है कि विधिवाचक, है ना, विधिवाचक वाक्य होते हैं, निषेधवाचक वाक्य होते हैं, इसके बाद प्रश्नवाचक होते हैं, इसके बाद जो है कि इच्छावाचक होते हैं, आज्ञावाचक होते हैं, ठीक है, रीतिवाचक होते हैं, ऐसे करके कुल 8 रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 वाक्य होते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। संकर शब्द जो होता है वो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द होता है जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। देखिए शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सार्थक, एक होते हैं निरर्थक। निरर्थक को किसी भाग में बांटा नहीं गया है। सार्थक 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है स्रोत का आधार या इतिहास का आधार या उत्पत्ति का आधार, इस पर होते हैं 5। इस पर आधारित कितने शब्द होते हैं, 5। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव और संकर, ठीक है। तो संकर जो होते हैं वे दो भाषाओं से मिले हुए शब्दों को आपस मिलाकर बना हुआ शब्द जो होता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते, सॉरी संकर शब्द कहते हैं। क्या, संकर शब्द कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्न में से वीर शब्द का स्त्रीलिंग बताएं। वारांगना, वीरगति, वीरांगना, यहाँ देखिए वीरांगना गलती से प्रिंट नहीं हुआ है या कट गया है, वीरांगना, वीरगति। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी वीरांगना तो बिल्कुल सही जवाब है। वीर का जो स्त्रीलिंग होता है वो वीरांगना होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या, कुछ, कौन, यह। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी यह तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम जो उन्होंने कहा तो आपने कहा भाई पहले बताओ सर्वनाम कितने होते हैं, तो आपने बताया सर्वनाम होते हैं 6। कौन कौन से, पहला होता है पुरुषवाचक जिसमें आता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे, बस इतना ही आते हैं, यह, वह, ये, वे। इसके बाद अनिश्चयवाचक अगर आता है तो आप कहते हैं कोई कुछ, है ना, कोई कुछ जो होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। फिर आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में भाई जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सारे के सारे किसमें आएंगे, प्रश्नवाचक जो है कि सर्वनाम में जाएंगे। इसके बाद आता है संबंधवाचक,
तो जो जिसके जिनके जिसके लिए इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है तो ये संबंधवाचक। और अंतिम होता है हमारा जो है निजवाचक। क्या होता है? निजवाचक। और निजवाचक में मैं यह काम आप ही कर लूँगा, मैं यह काम स्वयं ही कर लूँगा, मैं स्वयं ही दिल्ली चला जाऊँगा। तो जब स्वयं के बारे में जब एम्फेसाइज किया जाए यानी जोर दिया जाए तो वहाँ पे होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम कितने भेद होते हैं भाई? 6 भेद होते हैं। और अभी हमने समास बताया तो समास कितने भेद होते हैं? 6। तो सर्वनाम भी 6 और समास भी 6। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? परिमाणवाचक, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है, वह बहुत थक गया है। इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण एक अव्यय होता है। अव्यय होते हैं हमारे पास 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 हमारे पास क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अब इन चारों अव्ययों में से पहला होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है कौन सा भाई? पहला होता है आपका कालवाचक, है ना, कालवाचक। दूसरा होता है स्थानवाचक, है ना, और तीसरा होता है रीतिवाचक। ठीक है, और चौथा होता है परिमाणवाचक। क्या? परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक भी ही आपसे पूछा गया है। पहले क्रिया विशेषण समझ लेते क्या होता है। जब क्रिया की विशेषता कोई शब्द बतलाता है तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए वह अब भली भांति नाच लेता है। नाच लेता है, नाचना क्या है? क्रिया है। अब इस नाच लेता है, कैसे नाच लेता है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे? तो भली भांति नाच लेता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। उसी प्रकार से वह अंदर बैठा है, तो पूछोगे आप कहाँ बैठा है, तो आप कहोगे अंदर, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह अभी अभी आया है, गया है, वह अभी अभी गया है, तो आप पूछोगे वह कब गया है, तो आप कहोगे वह अभी अभी गया है। मतलब ये प्रश्न वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। देखिए रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। और बहुत थक गया है, थक गया है कितना? बहुत, परिमाणवाचक। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, काल, स्थान, रीति, परिमाण। इसको हम ऐसे पूछते हैं कब, कहाँ, कैसे, कितना। कब, कहाँ, कैसे, कितना। कब, कहाँ, कैसे, कितना। कब, कहाँ, कैसे, कितना। ये 4 प्रश्न पूछिए, कब, कहाँ, कैसे, कितना। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न पूछेंगे तो क्रिया विशेषण आपको याद हो जाएगा कितने भेद होते हैं। यह प्रश्न अंतिम प्रश्न है कि अधिकारी में उपसर्ग क्या लगा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि आपको आंसर पता है तो भरपूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं पता है तो प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, तो प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो गुरु लाइक ठोक देना, दोस्तों के साथ शेयर ठोक देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ठोक देना। बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।